सभी को नमस्कार। राकेश विजन ए पर आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा भूकंप। भूकंप यह क्रस्ट में उत्पन्न कंपन अथवा दोलन है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों की प्रत्यास्थता या गुरुत्वाकर्षण की साम्यावस्था में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होता है। मतलब चट्टानों में जब गुरुत्वाकर्षण बल की साम्यावस्था होती है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या फोकस या अवकेंद्र या हाइपो सेंटर वह बिंदु है जहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर की ओर सभी दिशाओं में संप्रेषित होती हुई सतह तक पहुँचती है। इसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र या भूकंप मूल। नेक्स्ट है एपिसेंटर अधिकेंद्र। यह फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी तल पर स्थित वह स्थान है जहाँ सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। भूकंप की तीव्रता व हानि सबसे ज़्यादा अधिकेंद्र पर होती है। सबसे ज़्यादा हानि अधिकेंद्र पर होती है। इससे दूर जाने पर हानि कम होती है। समान भूकंप तीव्रता के स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। एक समय पर पहुँचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा सहभूकंप कहलाती है। नेक्स्ट है ये पिछली वीडियो में ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण नहीं हो पाया था। अधिकतर ज्वालामुखी क्रस्ट के कमज़ोर भागों से जुड़े हैं जो भूकंपीय क्रियाओं का क्षेत्र भी है। ऐसे कमज़ोर भाग अधिकांशतः वलित पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे व 80% विनाशकारी प्लेट के किनारे अवस्थित होती है। ये जो 15% है ये हॉटस्पॉट का उदाहरण है और ये जो 80% है ये प्लेटों के किनारे पर जहाँ पर प्लेट का विनाश होता है। परिप्रशांत महासागरीय मेखला ये पूर्वी व पश्चिमी तट पर है और इसे रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। और इसका विस्तार है अंटार्कटिका में एयरबेस से एंडीज़ के बाद रॉकीज और फिर अलास्का। ये ऐसे इसकी श्रेणी है। यह अंत में इंडोनेशिया में मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। उदाहरण फ्यूजियामा जापान में और शास्ता रेनियर माउंट सेंट हेलेना ये यूएसए में है। और नेक्स्ट है इसका उदाहरण मध्य महाद्वीप मेखला। इसमें अल्पाइन व भूमध्य सागर के क्षेत्र हैं। यूरेशियन, अफ्रीकन और इंडियन है। स्ट्रोम्बोली एटना विश्वेश ये इसकी ज्वालामुखी है। पूर्वी अफ्रीका के जो ज्वालामुखी है किलिमंजारो, मेरू, एल्गन और रंगवी। और मध्य अटलांटिक कटक है 3rd नंबर। यह एक अपसारी मंडल है। यह दरारी उद्भेदन वाले हैं और यहाँ आइसलैंड ज्वालामुखी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है भूकंप के कारण। ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप के पश्चात होता है तथा कई गंभीर भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकते हैं। वलन एवं भ्रंशन। वलन कैसे पड़ते हैं? इनको वलन कहा जाता है ये ऐसे। और भ्रंशन ये कंपन है। इसका संबंध चट्टानों में उत्पन्न होने वाले संपीड़न व तनाव से है जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे 1950 में असम में आया भूकंप। भू संतुलन में अव्यवस्था। यह सियाल पर अधिक मात्रा में यह
सियाल पर अधिक मात्रा में भार बढ़ेगा और इसी कारण इस परत में कंपन पैदा होता है जो भूकंप का कारण बनता है। और 1949 में हिंदुकुश में इसी प्रकार का संतुलन मूलक भूकंप आया था। ये पृथ्वी पर अधिक मात्रा में भार होने पर इस भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तन की। भूकंप प्लेटों के किनारों अपसारी, अभिसारी या संरक्षी पर घटित सबसे अधिक ज्वालामुखी व भूकंप प्रशांत महासागर के चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र में सक्रिय है, जिसे अग्निवलय पट्टी भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के चारों तरफ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी व भूकंप के कारण है। नेक्स्ट है जलीय भार। नदियों पर बांध बनाकर उनमें आवश्यकता से अधिक जल मात्रा होने पर चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है, जिससे भूकंप की संभावना आती है। ऐसा ही महाराष्ट्र का एक उदाहरण है कोयना बांध। 1967 में यह भूकंप आया था जलीय भार के कारण। नेक्स्ट है भूकंप की उत्पत्ति के कारक। अगर इसको एक साथ देखना हो तो ज्वालामुखी क्रिया है, वलन एवं भ्रंशन, भू संतुलन में अव्यवस्था और प्लेट विवर्तन की जलीय भार के कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंप को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और कृत्रिम भूकंप। ये कुछ उदाहरण है। ज्वालामुखी जन्य भूकंप अचानक तीव्रता से आता, माउंट एटना में 1967 का इसका उदाहरण है। विवर्तन के भूकंप और संतुलन मूलक भूकंप। कृत्रिम भूकंप है, यह निर्यात भूकंप, जीवाश्म ईंधन का खनन के कारण भूकंप और कृत्रिम झीलों से भूकंप और भूजल का अत्यधिक दोहन होने पर भूकंप, द्रव अंतक्षेपण से भूकंप और अपशिष्ट निपटान कूप से भूकंप, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के कारण भूकंप। नेक्स्ट है भूकंप का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है। धरातल में विरूपण, मानव निर्मित संरचना को नुकसान होता है, कस्बों शहरों को नुकसान होता है, मानव व पशु जीवन की हानि होती है और विनाशकारी आग, भूस्खलन और सुनामी, फ्लैश फ्लड, इन पर भूकंप का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है वलन क्या है। क्षैतिज व स्पर्श रेखीय बल परस्पर आमने सामने की ओर कार्य करते हैं तो चट्टानों में संपीड़न की स्थिति होती है। एक बल ऐसे कार्य करेगा, दूसरा ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा, दूसरा ऐसे करेगा। ये जो ऊपरी भाग है इसका ये अपनति कहलाता है और ये नीचे वाला भाग है ये अभिनति कहलाता है। नेक्स्ट है वलन के प्रकार। सबसे पहले है सममित वलन, जिसकी दोनों भुजाएं समान झुकाव इसका बराबर हो। नेक्स्ट है असममित, इसकी भुजाएं हैं असमान होगी। एक द्विगत, इसकी ढाल समकोण होगी। समनत, ये समान, इसकी भुजाएं समानांतर और टूटने की संभावना रहती है ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे होता है। नेक्स्ट है परिवलित, ये 37 भुजाएं होती है इसमें बिल्कुल ऐसे। और इसके बाद है नापे, एक भुजा टूटती है और बहुत दूर तक जाती है। यह जब ऐसे 37 होती है तो इनमें से एक भुजा ऐसे टूट जाती है ऐसे, और ये बहुत दूर तक प्रहार करती है। नेक्स्ट है भ्रंश, तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में भ्रंशतल के सहारे चट्टानों में अपेक्षित गति तथा विस्थापन होता है। मतलब चट्टानों में गति होती है, उसे क्या कहा जाता है, भ्रंश।
नेक्स्ट है सामान्य भ्रंश। इस सामान्य भ्रंश है व्युत्क्रम भ्रंश और नतिलंबी भ्रंश है, और एक और है सोपानी भ्रंश। सामान्य भ्रंश क्या है? तनाव के कारण दरार उत्पन्न होती है, एक भाग नीचे धंस जाता है इसमें और दोनों किनारे विपरीत दिशा में खिसकते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश या संपीड़न भ्रंश भी कहते हैं इसे। सामान्य भ्रंश के विपरीत दरारें उत्पन्न होती है इसमें। नतिलंबी भ्रंश क्षैतिज दिशा में संचलन होता है इसका। सोपानी भ्रंश एक के बाद एक खंड नीचे धंसता जाता है ऐसे। नेक्स्ट है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंपीय असमर्थता। पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 परतों में बटा है। सबसे पहले क्रस्ट या भूप्रपट्टी। सबसे बाह्य भाग यही है। ये पतली है, ठोस है, कठोर है और भंगुर है। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में कम है। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई है वो 5 किलोमीटर है और महाद्वीप की 30 किलोमीटर है। हिमालय के नीचे यह 70 किलोमीटर तक है। और ऊपरी क्रस्ट सियाल से बना है। ऊपरी क्रस्ट ये सियाल से बना है। सियाल SI सिलिकॉन, Al एल्यूमिनियम। और इसकी मोटाई 28 किलोमीटर है। निचली क्रस्ट सीमा से बना है और इसकी मोटाई 6 से 7 किलोमीटर है। इसका घनत्व 3.0 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। दोनों क्रस्ट मिलाकर 1% व 70 किलोमीटर है। दोनों क्रस्ट मतलब कुल पृथ्वी का 1% है और ये 70 किलोमीटर दोनों। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंपीय असमर्थता। मेंटल है, ये कोर से ऊपर व क्रस्ट के नीचे होती है। मोटाई इसकी 2900 किलोमीटर होती है। क्रस्ट के नीचे पी तरंगों की गति 6.4 किलोमीटर पर सेकंड से 8 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। और क्रस्ट व मेंटल के बीच में असमर्थता है। दोनों 2 भागों में बांटा गया। इसे ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, ये 400 किलोमीटर है और निचला भाग इसका ठोस है। ऊपरी भाग प्लास्टिक व पिघला हुआ है। दुर्बलता जो मंडल है ये भूकंपीय वेग कम होने के कारण निम्न वेग प्रदेश भी से कहा जाता है। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति यहीं होती है दुर्बलता मंडल में। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक नेक्स्ट है कोर। सबसे आंतरिक भाग कोर है। मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक इसका प्रभाव गुटेनबर्ग असमर्थता से होता है। इसका जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक और इनके बीच में कौन है? मेंटल व कोर के बीच में गुटेनबर्ग असमर्थता है। इसका आयतन 16% है और ये निफे का बना हुआ है। Ni से निकल और Fe से फीमस। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। बाह्य कोर 2900 किलोमीटर है और गहराई इसकी 5150 किलोमीटर और ये तरल अवस्था में। बाह्य कोर। आंतरिक कोर, यहाँ पी तरंगों की गति बढ़ती है और इसकी गहराई 6378 किलोमीटर है। असमर्थता कोनार्ड, ये बाह्य क्रस्ट व आंतरिक क्रस्ट के मध्य है। रेप्टी बाह्य मेंटल एवं आंतरिक मेंटल के बीच में रेप्टी है। और लेमन बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर के मध्य है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।